हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारे साथ में है खुशबू मलिक एंड शी हैज़ क्वालिफाइड सीएसआर नेट लाइफ साइंसेस जेआरएफ। इनकी जो रैंक है इट इज़ अंडर 100। तो लेट्स नो हर प्रिपरेशन जर्नी। इन्होंने क्या प्रिपरेशन की थी, कैसे तैयारी की थी, कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं इन्हें, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे इनसे। तो हाय खुशबू, हाउ आर यू डूइंग डियर? Thank you. I'm very fine. Thanks for asking. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कंग्रेचुलेशंस टू यू। प्लीज टेल मी कि आपका क्या स्कोर आया था, रैंक क्या आई है? मैम मेरी रैंक आई है 95 और मेरा स्कोर था 127। ओके, वंडरफुल। सो ब्यूटीफुल रैंक, बहुत ही अच्छी बात है। एंड क्या प्लान है आप आगे का? आपने कुछ डिसाइड किया है कि आगे क्या करना है इसके साथ? अभी मतलब मैम पूरा तो डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अभी मैं कुछ और प्लान कर रही हूँ। पीएचडी का मैंने अभी सोचा नहीं है। अभी कुछ और है, मतलब मेरे को जो करना है कुछ अलग प्लान्स हैं। ओके, तो अब ठीक है। मतलब सही तरह डिसाइड हुआ नहीं है क्या करना ओके, सो जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या फिर जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपने आंसर की चेक की होगी, उस टाइम पे माइंड में क्या चल रहा था कि हो जाएगा जेआरएफ, नहीं हो पाएगा, क्या रैंक आएगा, क्या आपके प्रेडिक्शंस? है। मैम स्कोर देख के मेरे को लगा था कि हो तो जाएगा, मतलब ये पक्का तो नहीं था कि जेआरएफ होगा, ये था कि नेट तो हो ही जाएगा। एंड रैंक का तो मैंने बिल्कुल ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया था कि रैंक नहीं आ जाएगी, क्योंकि मैंने आईएफएएस वाले मतलब प्रिडिक्टर से जब रैंक प्रिडिक्ट करी तो 240 कुछ के आसपास दिखा रही, तो मेरे को लग रहा था भी चलो ठीक है, कोई नहीं, इतनी है, जेआरएफ तो ही जाएगा। तो ओके, ये 95 तो नहीं है। वंडरफुल। सो बात करते हैं थोड़ी सी आपके बारे में। पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने मास्टर्स किस सब्जेक्ट में किया है, कब किया था? मैं मास्टर्स मैंने बॉटनी में किया है और अभी इसी साल कंप्लीट हुई है मेरी मास्टर्स कंप्लीट। 2024, करेक्ट? हाँ जी। ओके, वन। तो आपका सीएसआर का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या आपने एमएससी के दौरान दिया है ये? नहीं मैम, सेकंड अटेम्प्ट था, इससे पहले मैंने दिसंबर में भी दिया था। तो दैट अटेम्प्ट आपने प्रिपेयर करके दिया था या फिर जस्ट टू चेकआउट? नो मैम, ये बिल्कुल चेकआउट कर तो बिल्कुल ही नहीं, ना ये भी कह सकते बिल्कुल प्रिपरेशन ही ज्यादा थी। मतलब ये था कि मैंने की थी प्रिपरेशन, लेकिन मेरे को पता था होगा तो नहीं, लेकिन फिर ये था एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक एवरीवन मास्टर्स में एक बार ज़रूर हम अटेम्प्ट करके तो देखते हैं कि कैसा पेपर होता है, क्या पैटर्न होता है। चलो बढ़िया। तो बात करते हैं प्रिपरेशन की, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने बताया है कि आप एक बॉटनी के स्टूडेंट थे, तो आपके हिसाब से जो हमारे 13 यूनिट्स है, उनमें से कौन से यूनिट्स आपको थोड़े ईजी लगे? जो बॉटनी स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से यूनिट्स थोड़े ईजी लग सकते हैं, मजा आएगा पढ़ने में? मैम प्लांट फिजियोलॉजी ठीक है। जो मतलब सिलेबस में भी थी वो हमारी, इकोलॉजी वो भी मेरे सिलेबस में थी, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में थी मेरे सिलेबस में। और मोल बायो और सेल बायो। ओके। ये मोल बायो भी एक सेमेस्टर में थी और हमारे प्रोफेसर काफी अच्छा पढ़ाते थे। और सेल बायोलॉजी भी मतलब मेरे को आसान है। ओके, वन। बाकी जो थोड़ी आउट ऑफ द वो थी, ये जैसे एवोल्यूशन वगैरह है, हाँ हाँ। एम्ब्रियोलॉजी है, ये थोड़ी सी मेरे लिए डिफिकल्ट थी, लेकिन हाँ फिर ओके। एंड जो हमारे पूरे 13 यूनिट्स है, क्या आपने हर यूनिट को टारगेट किया था या फिर आपने कुछ यूनिट्स को ही अच्छे से प्रिपेयर किया नहीं था? नहीं, सब यूनिट्स मैंने टारगेट नहीं करी थी, मैंने 8 यूनिट टारगेट ओके, आप मैंने। बता सकते हो कौन कौन से? हाँ, सेल बायो करी थी मैम मैंने, ठीक है। मोल बायो, एम्ब्रियोलॉजी करी थी, प्लांट फिजियो करी, हाँ हाँ। सेल सिग्नलिंग करा था मैंने, कम्युनिकेशन नहीं करा था उसमें, सिर्फ मैंने सेल सिग्नलिंग था वो टारगेट करा था। और इकोलॉजी करा था, एवोल्यूशन एंड बिहेवियर करा था, और इनहेरिटेंस बायोलॉजी करी जेनेटिक्स। थी। वंडरफुल। तो बेसिकली मतलब आपने 8 यूनिट्स को टारगेट किया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया एंड यू गॉट रैंक अंडर 100, करेक्ट? यस मैम। ओके। तो आई थिंक दैट्स वंडरफुल कि आपने क्वालिटी पे काम किया, बहुत क्वांटिटी नहीं बढ़ाई कि मुझे बहुत सारे यूनिट्स को टारगेट करना है, एंड इट वर्कड फॉर यू। दैट्स गुड एक्चुअली, बिकॉज कभी कभी बच्चों अगर कुछ लिमिट को टारगेट करते हैं यूनिट्स को, तो वो उतने क्वेश्चंस ढूंढ नहीं पाते एग्जाम्स के अंदर। मैम फिर ये हो जाता है कि हमारे क्वेश्चन को चेक करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ। ओके, वंडरफुल। तो बात करते हैं थोड़ी आगे अपने प्रिपरेशन के बारे में। जो यूनिट्स आपने स्किप किए थे, क्या आपने उनको कंप्लीट स्किप किया था या फिर आपने थोड़ा बहुत देखा था वहां से? मैम कंप्लीट स्किप मान लीजिए, क्योंकि मैंने बस उनको, ये था कुछ एक जो सिलेबस में थी वो कई मास्टर्स में पढ़ी होंगी तो ठीक, बाकी मैंने ऐसा
कुछ प्रिपेयर नहीं किया, ना कभी ओके उनके एमसीक्यू वगैरह लगाए, तो मतलब नील ही बराबर मान ली कभी-कभी। ऐसे ही तुक्के की बात है, कोई आ गया उससे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ तो रखी थी मैंने उनको। ओके। एंड आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको सीएसए नेट की एग्जामिनेशन, व्हाट वाज योर पर्पस फॉर अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम? मैं पर्पस अगर सच बताऊँ तो मतलब ऐसा स्टार्टिंग में कोई पर्पस नहीं था। मैं मास्टर्स में गई तो भाई मेरे को दिखा कि भाई एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो मैं भी कर लेती हूँ। मतलब हमारे प्रोफेसर्स वगैरह ये मतलब काफ़ी बोलते थे कि भाई करना चाहिए, तुम मास्टर्स में हो तुम, तो तुम्हें ये भी, तो वही मतलब ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था, तब बस थोड़ा पता चला कि भाई ठीक है, देखे तो देखेंगे क्या है ये। तो ओके। इसे मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया था। और ऐसा शुरू ये नहीं था कि मतलब ये करना ही है, फिर कर ही लिया। तो आपने डिसाइड किया था तो डेफिनेटली आपने वर्क किया है एंड फाइनली यू हैव मैन। सो मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने कब डिसाइड किया था कि आपको सीएसआर नेट का प्रिपरेशन करना है, प्लस मुझे बताइए कि कैसे स्टार्ट करनी चाहिए इसकी प्रिपरेशन। मैम जैसे मैंने बताया, पता तो मेरे को मतलब मास्टर्स में मैं गई, मेरे को तभी पता चल गया था, लेकिन मैंने सेकंड सेम के बाद प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। क्योंकि फर्स्ट टू सेम में मुझे ये लगा कि मैं शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि एक मास्टर्स है, नई चीज़ है, मेरे को हो सकता है कि मैं मतलब एग्ज़ाम अच्छे से ना दे पाऊँ, और ऊपर से प्रैक्टिकल क्लासेस भी होता था, प्रैक्टिकल वर्क है, फाइल है, तो इसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता था। तो 2 सेमेस्टर तो मतलब मैंने प्रिपेयर नहीं करा था। तो सेकंड सेम के जब एग्ज़ाम्स हो गए थे, उसके बाद जो बीच में ब्रेक था, लगभग 1 महीने का ब्रेक था, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में, तो एक मैंने तब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और मतलब आसान इसलिए भी था मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे सीनियर्स थे, अ, 2 या 3 सीनियर्स, उन्होंने उस टाइम तक मतलब सीएसआईआर क्रैक कर लिया था, नेट ओके जेआरएफ कर लिया था। तो ये भी था कि भई उनसे भी थोड़ा वो मिल जाता था, गाइडेंस मिल जाते थे। ओके तो मतलब और फिर मैं जो हमारे प्रोफेसर्स वगैरह थे, वो भी बताते ही रहते थे कि ऐसा हो, या फिर और नेक्स्ट मैं यूट्यूब से मैंने करना शुरू करा स्टार्टिंग। आईएफएएस की मैं वीडियो देखती थी, मतलब मेरे को काफ़ी ठीक लगते थे ये, तो मैंने वहीं से प्रिपेयर किया था। मतलब अ, तो आप कह सकते हैं 1 साल तो पूरा लग ही गया मेरे को इसमें। और इसमें ओके मतलब ये नहीं बोल सकते कि मेरा 3-4 महीने मैंने प्रिपेयर कर लिया, इतना जल्दी तो मेरे से नहीं हुआ, टाइम मेरे को लग गया इतना, ओके। तो हो गया। एंड इस बार का एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो गया था 1 महीने से, तो उस पोस्टपोन होने की वजह से उसका क्या इम्पैक्ट रहा? दैट वाज एन पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन? मैम मेरे लिए बताऊँ तो मेरे लिए तो पॉजिटिव ही था, ओके क्योंकि मुझे 1 महीना और ज़्यादा मिल गया उसके लिए। क्योंकि जब वो जून में था तो मई के लास्ट तक हमारे एग्ज़ाम्स थे, एग्ज़ाम्स चल रहे थे हमारे लास्ट सेम के। ओके फिर हमें डिसर्टेशन भी सबमिट करनी थी जून के लास्ट डेट तक, 30 जून तक हमें डिसर्टेशन भी सबमिट करनी, तो वो भी काम साथ-साथ चल ही रहा था। तो मतलब इतना पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था प्रिपरेशन का, तो ये था कि मतलब भई एग्ज़ाम भी आ रहा है, फिर डिसर्टेशन भी है, फिर उसका वाइवा वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। तो फिर जब 1 महीना वो पोस्टपोन हो गया, तो मेरे को तो 1 महीना पूरा फ्री मिला, क्योंकि तब तक सारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका था, मेरा वाइवा वगैरह, डिसर्टेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो वो 1 महीना काफ़ी मतलब बढ़िया रहा था प्रिपरेशन के लिए देखा जाए तो। तो आपने क्या तैयारी की थी उस लास्ट 1 मंथ में? क्योंकि आपने बताया कि आपके उसके पहले एग्जाम चल रहे थे, तो आपने वो 1 महीना बहुत पढ़ाई की होगी इंटरनेट की, तो क्या किया था, कैसे प्रिपेयर किया? उस टाइम पे मैं जैसे बताया, मैंने क्रैश कोर्स ले लिया था आईएफएएस का, तो जो यूनिट्स मेरे को मतलब वीक लगती थी, वही जो मेरा पढ़ने का थोड़ा कम मन करता था, तो मैं उनकी वीडियोज़ देख लेती थी। और फिर साथ-साथ मैंने आईएफएएस की मतलब एमसीक्यू की बुक भी मँगा रखी थी प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए। तो जो साथ-साथ जो लेक्चर होते थे, मैं साथ-साथ उनकी प्रैक्टिस कर लेती थी। तो ओके मतलब ऐसे मैंने रिवीजन भी पूरा कर लिया था, और वो साथ-साथ प्रैक्टिस भी। ओके वन। एंड सीएसआर नेट के एग्जाम में ना हमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी होती है, बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको बहुत टाइम तक याद रखना है। सिग्नलिंग पाथवे है, छोटे छोटे सिग्नल्स के नाम होते हैं, तो आप चीज़ों को याद कैसे रखते हो लॉन्ग टाइम तक? मैं सच बताऊँ तो ज़्यादा लंबे टाइम तक मेरे को भी चीज़ें कुछ ज़्यादा याद नहीं रहती हैं। सच, ओके दैट्स द रियलिटी, नई चीज़ें याद रहती हैं, वो सब बिल्कुल मिक्स अप हो जाता है लास्ट टाइम अगर आप जाके देखते हैं।
तो लेकिन ये है, अगर आप टाइमली प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं तो मतलब चीज़ें रिकॉल होनी शुरू हो जाती हैं। ओके। और दूसरा, अगर अपने जैसे ये सिग्नलिंग है, सिग्नलिंग की मैं ज़्यादा कहूँ, सिग्नलिंग और मोल बायो, तो इनके तो नोट्स अगर हम अब खुद अपने हाथों से बनाते हैं तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा बढ़िया रहता है। फिर हम अपने ट्रिक से, अपने तरह डायग्राम से मतलब उनको वो जो करते हैं, तो मेरे को मतलब ये लगता है कि उससे हम ज़्यादा चीज़ें रिकॉल कर पाते हैं। मतलब ये नहीं है कि हो सकता है किसी को दूसरे के नोट से ज़्यादा समझ में आ जाए, ऐसे मतलब सबकी अपनी अलग-अलग है। लेकिन मेरा ये था कि ऐसी चीज़ों को अपने हाथ से लिखो, अपने तरह मोल्ड करो कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, तुम्हें डायग्राम बनाना है। तो उस तरह से अगर करें तो चीज़ें ठीक रहती हैं। तो थ्योरी आपकी पढ़ने से अच्छा होता है, बाद में फिर इसकी रिवीजन भी मतलब बहुत कम टाइम में कर सकते हो। अगर बुक से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने उसका मतलब ऐसे एज़ फ्लो डायग्राम बना रखा है तो बहुत जल्दी फिर चीज़ें याद करने में बेसिकली मतलब आपने प्रिपेयर किया है, हर किसी के आपने खुद ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एंड देन आपने उनको रिवाइज़ किया है मल्टीपल। हाँ जी मैम, जो ये यूनिट्स थी, कोर यूनिट्स, इनका क्या मैंने जैसे एवोल्यूशन था, इकोलॉजी, इनके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। क्योंकि इनमें कुछ मतलब इनमें तो ये था कि भई थोड़ा बेसिक और ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी याद करने की नहीं है। लेकिन जैसे सेल बायो है, मोल बायो या सेल सिग्नलिंग है, इसमें काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, चीज़ों को हम शॉर्ट में कैसे लिखें वो भी देखना पड़ता है। तो इनके नोट्स तो मैंने बनाए। ओके। बात करते हैं पार्ट सी के बारे में थोड़ा। पार्ट सी में आपके काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो पार्ट सी को स्टूडेंट कैसे टारगेट करे, कैसे उनकी प्रैक्टिस करे? पार्ट सी में हाँ, वो तो है, पार्ट सी होता तो वैसा डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, उसमें अगर आपने प्रिपेयर भी अपने 7 या 8 मिनट ढंग से प्रिपेयर करी है, तो मतलब सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी वो पार्ट सी ही हो जाता है। ओके। और रही क्वेश्चंस लेंथी होने की बात, मेरे को लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ लेंथी ही होते हैं। मतलब कई क्वेश्चंस में तो अगर आप देखेंगे तो मतलब ऐसा लगता है कि भई आंसर तो इसी में ही है, बस एक बार आपको क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ना है। ऐसा मतलब कुछ ये नहीं, हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जिनमें भी थोड़ा दिमाग घूम जाता है आपका। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान है। तो यस। टारगेट के लिए मैं ये कहूँगी कि उसमें आप हाँ, ये नहीं आपने क्वेश्चन देखा तो मतलब एक बार ऐसे इंटरप्रेट ना करें कि हाँ, ये इस यूनिट से है। इस यूनिट से नहीं, वो ऐसा होता है, वो कई यूनिट्स का ऐसे कॉम्बिनेशन सा हो गया, मतलब बहुत चीज़ें लिंक्ड होती हैं उसमें। तो मतलब उस माइंडसेट के साथ अगर हम पढ़ते हैं, भी ये तो उसमें से था, तो यहाँ से कैसे आ गया? तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। थोड़ा मतलब चीज़ों को इंटरलिंक करके अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस पार्ट सी के आसानी से हो जाएँगे। मैं मतलब मेरे को ये लगता है। तो पार्ट सी के लिए मतलब प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, वैरायटी ऑफ बहुत क्वेश्चंस सारे। को ट्राई करना है एंड यू विल। ओके, वंडरफुल। बात करते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने की। तो पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, तो आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते थे? किस सेक्शन से स्टार्ट करते हो, कहाँ पे एंड करते मैं सेक्शन बी करती हूँ, मैंने किया था, फिर मैंने सेक्शन सी और फिर लास्ट में मैं सेक्शन ए। हो? ओके। सेक्शन ए में हमारे थोड़े एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बीइंग अ बायोलॉजी, बीइंग अ लाइफ साइंस। तो सेक्शन ए को आप कितना टाइम देते हो और कितने क्वेश्चंस वहां से इजीली मिल सकते मैम, अगर सच बताऊँ तो मैंने सेक्शन ए के लिए पढ़ाई नहीं था। हैं? ओके। मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। और सेक्शन ए मतलब अगर आप चाहो तो कर सकते हो, मतलब ये हफ्ते में 1-2 बार चीज़ें देख लो, तो मतलब अगर आपके 15 में से आप 10 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। हालाँकि मैं आपकी बार सिर्फ 6 या 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई थी सेक्शन ए के। लेकिन पिछले अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी क्वेश्चन्स कर दिए थे, क्योंकि पिछला अटेम्प्ट में प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने सारा टाइम सेक्शन सी सेक्शन में ए आता पे नहीं था दिया। ज्यादा। ओके। पिछली बार गॉट इट। सेक्शन ए काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन इस बार थोड़ी चीज़ें आती थी तो टाइम वहाँ चला गया, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम बचा। ओके। क्या आपको याद है पार्ट सी से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? पार्ट सी से मेबी 18 या 19 क्वेश्चंस थे। ओके। एंड आई थिंक वो सारे करेक्ट रहे होंगे। हाँ जी मैम, पार्ट सी में मैंने नेगेटिव नहीं करा था, पार्ट बी में एक आध हो गया था, मेरी पार्ट सी में नहीं, मैंने रिस्क नहीं लिया था। ओके। क्या बच्चों को बता सकते हो कि कैसे पार्ट सी से क्वेश्चंस जल्दी वो ढूंढ सकते हैं? मतलब जो जैसे आपने बताया कि आपने बहुत बच्चे 25 तक जाते हैं, उसमें से 20 सही होगा, 5 गलत हो जाता है, तो नेगेटिव में आ जाते हैं। तो किस तरीके से वो नेगेटिव मार्किंग से बचे और कैसे जल्दी क्वेश्चंस को ढूंढे पार्ट सी के? एक तो मैम ये मैं यही कहूँगी कि सारी यूनिट्स को टारगेट करने से
बचे तो अच्छा है, क्योंकि अगर जितनी यूनिट आप टारगेट करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस का आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। क्योंकि आपने पढ़ा है तो आप एक बार के लिए सोचोगे कि भाई ठीक है एक बार देख लेता हूँ, शायद हो सकता है मेरे को आता हो ये। तो फिर तो यूनिट्स को है भाई उनको ज़्यादा मत रखिए, 8 7-8 जितना आपको मतलब ये लगता है सफिशिएंट, 8 मेरे हिसाब से सफिशिएंट होती है, उनको रखिए, 8 या 9 आप कर सकते हैं। तो एक तो इसमें अपना टाइम बचा सकते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात तो मतलब जैसे आपने जब स्टार्ट करा है सेक्शन सी जब स्टार्ट करें, तो उन क्वेश्चंस को तो देखिए मत जो आपने यूनिट्स पढ़ी ही नहीं है। उनको स्टार्टिंग बिल्कुल मत, जो आपने प्रिपेयर करी है आपको लग रहा है कि उन्हीं से स्टार्ट कीजिए पहले। इससे आपका क्वेश्चंस बहुत टाइम को बचेगा। से बहुत टाइम बचता है, मतलब थोरोली क्वेश्चंस को पढ़िए। तो मेरे को लगता है कि उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके हो ही जाते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भई हाँ, अब आपके पास थोड़ा टाइम है और आप ऐसी कुछ यूनिट्स मतलब आपने प्रिपेयर करी थी, मतलब इतनी बढ़िया की थी, तो अब आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और सेक्शन सी में अगर रिस्क ना ही लें, भई ऐसे भी तुक्का मारने का तो मेरे हिसाब से वो बढ़िया रहता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग काफ़ी होती है सेक्शन सी में, तो उसमें तुक्का मारने से बचना चाहिए। अगर आपको मतलब ये मार्क्स थोड़े से डिसेंट रखने हैं अपने, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग करने से बचें। ओके। उसके अलावा एग्ज़ाम हॉल में जाके बहुत बार हम बहुत पैनिक कर जाते हैं, कभी-कभी क्वेश्चंस नहीं आने लगते हैं। तो ऐसा कुछ आपने फेस किया था क्या? ये तो मैम मेरे साथ हमेशा ही होता है, ऐसा कुछ ये है तो नहीं जो इससे अभी डील एग्ज़ाम कैसे करें? माइंड को कैसे काम डाउन रखें एंड पूरा, क्योंकि सीएसए नेट की एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट कि आप वो 3 घंटे में भी कैसे परफ़ॉर्म करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तैयारी कितनी भी कर लो, वो 3 घंटा आपको अच्छी से अटेम्प्ट करना है। तो कैसे एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें? एक तो मैम पहले तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पर मत एंट्री करो एग्ज़ाम हॉल में। मतलब कुछ बच्चों को मैंने देखा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो आके बैठ रहे हाँ। हैं। थोड़ा जल्दी जाओ कि भई ऐसे भी 15-20 मिनट आपको पहले मिल जाए वहाँ जाके पानी-वानी पी लिया, ठीक है, बैठ के। तो मेरे को इससे लगता है इससे मतलब ऐसे हो जाता है जैसे अडैप्ट हो गए हम एनवायरनमेंट में, मतलब ज़्यादा नर्वसनेस से नहीं रहती है उस टाइम। अगर आप मतलब बहुत मतलब बिल्कुल टाइम पे जा रहे हो तो थोड़ा पैनिक वैसे ही हो जाता है। और ऊपर से आप बैठे हो, उससे 5-7 मिनट बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो ये थोड़ा-सा हो जाती है, तो थोड़ा ट्राई करें कि थोड़ा 10-15 मिनट पहले आप पहुँच गए, अभी ठीक है, आराम से बैठ लिया, इधर-उधर थोड़ा देख लिया, अभी ठीक है। तो थोड़ा एडेप्टेशन सा हो गया है, ठीक है। और फिर सेक्शन सी से अगर सीधा ना स्टार्ट करें सब, तो मतलब मैं मानूँगी भई ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेक्शन सी के कुछ एक क्वेश्चन आप देखेंगे मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं हमको मतलब स्टार्टिंग में, और एकदम हम उसको क्रैक नहीं कर पाते। जी। लेकिन अगर सेक्शन बी में अगर हम करते आ रहे हैं तो माइंड अडैप्ट होता जा रहा है, मतलब हम भई बैठ गए, डेढ़ घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया है, तो मतलब एक फ्लो सा बन गया हमारा उस टाइम पे। और सेक्शन बी के क्वेश्चन्स डायरेक्ट ही होते हैं, मतलब ऐसा कुछ ये होता नहीं है कि भई ज़्यादा सेक्शन सी की तरह है। एक तो आपका फ्लो बन गया है, ऊपर से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, भी क्वेश्चन्स हो रहे हैं। तो बी से सी पे जाओगे तो ये ठीक रहेगा, बाकी सबकी अपनी-अपनी अलग अप्रोच होती है, आप सी से ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि भई आप पहले सी करना चाहते हैं। तो ये मेरा मतलब मेरी खुद की पर्सनल वो है कि भई बी से स्टार्ट करें तो ठीक रहेगा। ओके, वंडरफुल। तो आई थिंक आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई एंड वो आपने फॉलो किया एंड यू गॉट द रिजल्ट। डेफिनेटली बाकियों की चॉइस है कि आपको सी से स्टार्ट करना है कि, बट मुझे भी ये लगता है कि पहले बी को सॉल्व कर लिया जाए। मेरा माइंडसेट अलग था। मेरा होता था कि अगर मैंने शायद पार्ट सी को पहले सॉल्व किया फिर 1.5 घंटा हो जाएगा, देन मुझे प्रेशर होगा यार ए और बी के मुझे इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो उस वजह से मैं प्रेफर करती थी कि मैं सी को बाद में सॉल्व करूँ। बट कुछ बच्चों का होता है कि हमें फ्रेश माइंड सेट वहाँ यूज़ करना है, तो वो आपकी मर्जी है। जस्ट मेक श्योर कि वो आप पे काम हो, कि जब आप लोग मॉक टेस्ट दोगे, जब आप लोग संडे टेस्ट देते हो, तब आपको इन सब बातों को सीखने मिलता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, बातों का ध्यान रखना। तो दैट इज़ एक्चुअली लवली टू हियर कि आपने स्ट्रैटेजी बना भी ली और आपने फॉलो भी की एंड यू गॉट द सक्सेस एज वेल। मूविंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन, क्या आप कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार क्वेश्चन बनते हैं, याद है आपको? हाँ, सेल सिग्नलिंग मैम, पक्का इससे क्वेश्चन्स पक्का आते ही आते हैं। सेल सेल साइकिल में से क्वेश्चंस पक्का आएँगे, अब की बार भी आए थे सेल साइकिल, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आए थे सेल साइकिल। सेक्शन बी में भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे। अ, और
ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मैकेनिज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इनसे ट्रांसलेशन से, पोस्ट ट्रांसलेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मुझे। और मोल बायो से क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया आते हैं, और ये भी है कि आप उनको प्रिपेयर भी अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि मोल बायो हम मास्टर्स में, एक तो सिलेबस में भी सबके होती है मोल बायो, चाहे हम बॉटनी से हैं, ज़ूलॉजी से हैं, केम से हैं या किसी उससे, तो मोल बायो मतलब लगभग सबके पास होती ही है। हाँ तो मतलब वो प्रिपेयर हो जाती है, और हम इसको काफ़ी टाइम से पढ़ते भी आ रहे थे, मतलब ग्रेजुएशन में भी मोल बायो होती है हमारे पास। तो हाँ, ये है कि मतलब इतना आसान नहीं होता, आपको चीज़ें थोड़ी डेवलप तो करनी पड़ती है, लेकिन इतना भी वो नहीं होता कि आपको बिल्कुल एलियन कांसेप्ट्स लग रहे हैं उसमें। तो इन यूनिट्स को भी जो थोड़ी मुझे आपको पता है कि भई हाँ, फंडामेंटल्स हैं थोड़े, तो उनको थोड़ा ध्यान से प्रिपेयर करिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी से भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एम्ब्रियोलॉजी से भी बढ़िया क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और एवोल्यूशन, एवोल्यूशन एंड बिहेवियर, उससे अब की बार भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आए थे। बिहेवियर से काफ़ी आए, बिहेवियर से मेरे को याद है 2 क्वेश्चंस तो शायद सेक्शन बी में भी थे, और एक सेक्शन सी में भी था, मे बी। ओके फ्रेंड, तो प्लीज याद रखने हैं। हाँ बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। और इकोलॉजी से भी क्वेश्चंस बढ़िया आए थे, सेक्शन सी में भी आए थे इकोलॉजी से, मेरे को याद है। तो काफ़ी आसान था वो क्वेश्चन तो, लेकिन था वो सेक्शन सी में, मेरे को क्वेश्चन से की तरह याद नहीं आ रहा वो क्या था। ओके अच्छा, हाँ, इस तो बार इस बार एक थोड़ा बोला गया था कि एक शिफ्ट का पेपर इजी था, अगले शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था, तो लगा आपको ऐसा कुछ? आपने चेक किया दोनों पेपर? मेरे को मैम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा-सा मतलब बोल सकते हैं कि हल्का-फुल्का सा डिफरेंस था, मतलब जो मेरे नॉन में थे, मेरा सेकंड शिफ्ट में था। मेरे जो क्लासमेट्स थे कुछ एक, उनका भी सेकंड शिफ्ट में था, लेकिन मेरे कुछ एक और नॉन थे, उनका फर्स्ट शिफ्ट में था पेपर। तो मतलब वो भी थोड़ा बोल रहे थे कि फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा-सा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बिल्कुल इतना डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा-सा ईज़ी लग रहा था एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट सेकंड। ज़्यादा कुछ ये नहीं था, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, एक तो बिल्कुल आसान आ गया था, एक बिल्कुल ही डिफिकल्ट था, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन सब बोल रहे थे कि भई हाँ, थोड़ा-सा है उसमें, लेकिन मेरे को ज़्यादा कुछ लगा नहीं, लेकिन अब सब बोल रहे तो मेरे को लगा अब होगा, अब ये हो सकता वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे और आपके यूनिट्स पे। हो सकता है किसी के यूनिट से डिफिकल्ट आए हो, वो ठीक है, चलो वो लेवल की बात है, वो सबके लिए अपना अलग अलग हो सकता है। डियर, सो लेट्स वाइंड अप। डू यू डेडिकेट दिस सक्सेस, किस किस को थैंक यू बोलोगे फॉर दिस? है। ऑफ कोर्स मैम, माय पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, वो तो है ही हमेशा। माय ओके प्रोफेसर्स आल्सो, ओके काफ़ी बढ़िया मतलब गाइडेंस, और मेरे सीनियर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, और आईएफएएस है। मैंने काफ़ी चीज़ें यहीं से प्रिपेयर करी हैं, जैसे मैंने बताया इमोशन बैच से काफ़ी यूनिट्स मैंने प्रिपेयर की, प्रियांशु सर की, जैसे मोल बायो थी, सेल बायो भी मैंने यहीं से करी थी। फिर बाकी मैंने आईएफएएस से क्रैश कोर्स यूनिट्स की रिवीजन भी करी थी। तो दैट्स ऑल मैं इस वंडरफुल। एंड जो भी हमारे एस्पिरेंट्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, एग्ज़ाम है अभी दिसंबर में, तो उनको आप क्या टिप दोगे कि अभी क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप मास्टर्स में हो तो मतलब मैं तो प्रेफ़र करूँगी आप मास्टर्स में ही शुरू कर दें अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। कि आपको बाद में अपना 1 साल ना मतलब इसमें देना पड़े मास्टर्स के बाद, साथ-साथ हो जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। हाँ, ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आप शुरू कर दो, 1-2 सेमेस्टर तो आपको मास्टर्स समझने में लग जाते हैं थोड़ा, तो सेकंड सेम के बाद आप शुरू कर सकते हैं। सिलेबस देख लीजिए, आपको देखिए आप यूनिट्स को टारगेट करना चाहते हैं, उन्हीं को ही लेके चलना, लास्ट तक उन्हीं को ही रखिए, मतलब ऐसे नहीं है कि बेशि आप शिफ्ट करे जा रहे हैं कि अटेम्प्ट दिया तो अगली बार आपने शिफ्ट कर दिया कि नहीं ये यूनिट नहीं दूसरी यूनिट। तो एक बार सोच लीजिए अभी आपको कौन सी यूनिट प्रिपेयर करनी है, तो फिर बस उन्हीं को ही प्रिपेयर करिए, बाकी इधर-उधर में बार-बार चेंज करने से भी दिक्कतें आती रहती हैं। ओके तो अगर थोड़ा लंबे, अगर आप 1 साल तक, तो आप अगर सेकंड सेमेस्टर में आपने शुरू करा है, तो मेरे को लगता है 4th सेमेस्टर तक आप जाते-जाते आपकी काफ़ी प्रिपरेशन हो जाती है, और लास्ट जून में ही पेपर होता है, जून के आस-पास ही आपका सेम खत्म होता है, तो मतलब साथ-साथ आपकी मास्टर्स भी हो जाती है, जी। और वो भी आप क्रैक साथ-साथ कर सकते हैं। ओके वंडरफुल। तो आई थिंक इट्स ग्रेट टू नो कि आपने एमएससी के जर्नी में ही अपनी प्रिपरेशन भी की और यू हैव एक्सेल्ड एज वेल। एंड आपके पास अभी बहुत टाइम है सोचने का कि आगे क्या करना है, क्या कैसे आगे प्रोसीड करना है इन योर करियर।
दैट्स वंडरफुल डियर, एंड वी रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आई होप कि आपका जो भी ड्रीम है आप जल्दी इसको फुलफिल करें. ऑल द बेस्ट थैंक फॉर यू इट. थैंक यू एंड टू ऑल दी अदर एस्पिरेंट्स आउट देयर, कीप स्टडिंग. एग्जाम को बहुत टाइम नहीं बचा है. स्टडी वेल. ऑल द बेस्ट. हैव अ ग्रेट डे. वेरी हैप्पी लर्निंग.